बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अली ज़रदारी साहब से कहा मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि साबिक़ आर्मी चीफ हमारे मोहसिन हैं, उनके खिलाफ बात करके एहसान फरामोशी न की जाए। जबकि चौधरी सालिक हुसैन साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही साहब अपना इस्लाह करे तो PDM उनको कबूल कर लेगी। इस समय दिन भर जो हम मौजूआत रहे उस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। समझिए आपको सर, परवेज़ इलाही साहब के बयान के बाद एक मरतबा फिर शकूक शुबहात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। 23 तारीख को क्या असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं या नहीं? ये तो जी अल्लाह ही जानता है कि क्या होगा। अगले लम्हे का नहीं पता इंसान को, लेकिन इसमें कहानियां बड़ी खुल के आ रही हैं। और मैं तो बड़ा इस पे सोच रहा हूँ कि ये मतलब हम जाहिर है कि रीजनल और जो इंटरनेशनल इश्यूज और बाकी सारे मामलात को डिस्कस करते रहे काफ़ी अरसे से, और कभी भी कर रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं सूरत हाल को। लेकिन पीछे ये क्या होता रहा, और ये तो नई कहानियां रोज खुल के सामने आ रही हैं कि बहुत सारे ट्रक चलते रहे हैं, बहुत सारे ट्रकों की बत्तियां थीं, लोग बत्तियों के पीछे लगे हुए थे। ये तो रोज एक नया जो है नई दास्तान सामने आ रही है। अब मिसाल के तौर पे देखें, इसको इस तरह से लेते हैं ना कि 23 तारीख को इमरान खान साहब ने जुमे के दिन उन्होंने कहा कि मैंने असेंबलियां तहलील करनी है। परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैंने असम्बली साइन करके उनको दे दी है, 1 महीना पहले ही दे दी है। साथ ही परवेज इलाही साहब ने कहा कि बाजवा साहब जो है वो उनके बारे में हम बात नहीं सुनेंगे। ये ज़हन में रखें, ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जो चौधरी फैमिली है, शुजात साहब और परवेज इलाही साहब, इनके वालिद यानी इनके बड़े, ठीक है, ज़हूर इलाही साहब के वक्त से, यानी ये मैं बात आपसे कर रहा हूं ज़िया उल हक साहब के दौर से भी पहले की बात कर रहा हूं, भुट्टो साहब के दौर में कहीं, उस वक्त से इनके खानदान के बाजवा साहब के साथ खानदानी मरासिम है। बाजवा साहब उस वक्त फौज में भी नहीं थे, उस वक्त भी बाजवा साहब फौज में भी नहीं थे, तब से इनके खानदान के आपस में ताल्लुकात हैं। और यानी ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन एक जान पहचान उस दौर से है। और बाद में बाजवा साहब फौज में आए, आर्मी चीफ बने, तो उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त जो है वो उस वक्त से ताल्लुकात हैं। और तो एक ऐसा नहीं है कि ये अभी सियासी तौर पे बना, वो पुराना ताल्लुक है। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि मुन्नस इलाही साहब ने चंद रोज पहले एक इंटरव्यू में बात की कि हमें बाजवा साहब ने कॉल किया और बाजवा साहब ने कहा कि इधर चले जाओ, इमरान खान के साथ चले जाओ। बाजवा साहब कहीं और कहते होंगे और चले जाते। फिर वो तो काफी नुकसान हो गया उस इंटरव्यू का, वो तो काउंटर प्रोडक्टिव चला गया। बाजवा साहब कह चुके थे मैं सियासत में नहीं हूं। फिर वो परवेज इलाही साहब ने आके उसको बैलेंस किया। लेकिन आज परवेज इलाही साहब, जाहिर है बाजवा साहब ने कहा होगा कि भाई ये क्या है, मतलब आप साथ बैठे हुए थे। और वो कहा भी परवेज इलाही साहब ने कि मुझे कोई मैसेज आया किसी के हवाले से या कुछ के, क्या बात, ये इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं, और मुझसे ने आपके, और आप खामोशी से बैठे ने वहां पे। अच्छा, अब ये देखिए ना कि परवेज इलाही साहब और शुजात साहब की सियासत को आप तनकीद करें जो भी करें, लेकिन वो मुशर्रफ साहब के बारे में उन्होंने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की। वो उन लोगों में से नहीं जो मुशर्रफ साहब चले गए तो उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें। थोड़ी सी बीच में गलतफहमी हुई थी, लेकिन फिर वो पहुंचे और मुशर्रफ साहब के साथ वो रहे उनके जाने के बाद भी। इसी तरह आज भी वो ज़िया उल हक साहब के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि वो डिक्टेटर फलाना डिमाकना आगे पीछे, वो बहुत ही जैसे बहुत से उस दौर की जो पैदावारें हैं, वो तो कहते कौन ज़िया उल हक, ठीक है ना, कौन जाना मुशर्रफ, ये बहुत है, बेशुमार भरा हुआ है सियासी और हमारा बाकी जो तबकात हैं, कौन मुशर्रफ, कौन ज़िया उल हक। तो बात यह है कि ये कम से कम उस बात को कायम रखती है इनकी फैमिली। ये कहते हैं कि नहीं, हमारे जो ताल्लुकात रहे हैं वो रहे हैं, उन्होंने एहसान किया तो हमारे पर एहसान किया। अच्छा, अब मसला यहां पे ये है कि ये 23 तारीख को क्या होगा, जरा इसको देखना। थोड़ी सी मेरे ख्याल से साउंड का इशू जी। अच्छा, तो इसमें जो जी इसमें जो इशू है वो ये है कि क्या 23 तारीख को, देखिए 23 तारीख को इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया जी। अब 2 रस्ते हैं इस वक्त, बल्कि 3 रस्ते खुले हुए हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत या PDM के पास। और वो 3 रस्ते ये हैं कि नंबर 1 तहरीक अदम एतमाद पेश करें जी।
कि परवेज इलाही साहब पे तहरीक अदम एतमाद पेश कौन करेगा? हमजा शहबाज, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जी। और एक ये है कि उनको एतमाद का वोट लेने को कहें। एतमाद का वोट। अच्छा, अब इसमें आईनी इशू है कि मतलब 186 उनको शो करने हैं, और अगर ये कहते हैं कि जी फर्ज करें अगर परवेज इलाही साहब के खिलाफ एक तहरीक पेश हो जाती है, अब ये जो कहानी है ना कि इस तहरीक को लंबा किया जा सकता है, कम किया, ये सारा स्पीकर के हाथ में है। वो सब्तैन खान जो कि इमरान खान साहब के हैं, मतलब वो चाहेंगे आज तहरीक पेश हो गई कल वोटिंग करा लें, वो चाहें तो इसको 15 दिन खींच दें इस ट्रक की बत्ती को। अब मसला ये है कि ये इसमें यानी एक में ये होगा कि अगर वो अदम एतमाद की तहरीक पेश करते हैं तो फिर हमजा शहबाज को 186 दिखाने होंगे, और अगर वो उनसे कहते हैं कि एतमाद का वोट लें तो उधर 186, और उसमें फिर ये भी है कि जितने लोग मौजूद हैं असेंबली में वो काउंट होंगे, कुछ को डेंगू हो गया, कुछ बीमार हो गए, कुछ नजला हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, इधर उधर परिंदे उड़ गए। जरदारी साहब पहुंचे हुए हैं पंजाब लाहौर, लेकिन यहां पे इशू ये है कि दोनों सूरतों में मुझे कहना तो नहीं चाहिए, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन खरबूजे वाला नहीं सुना हुआ कि छुरी खरबूजे में गिरेगी या खरबूजा छुरी कटना खरबूजे ने। मतलब मसला ये है कि अदम एतमाद हो या एतमाद का वोट हो, इमरान खान साहब ने तो इस्तीफे दे देने, तो परवेज इलाही साहब की हुकूमत फिर कैसे चलेगी? अगर फर्ज करें परवेज इलाही साहब कहते हैं कि इमरान खान से कुट्टी हो गया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे हैं ना हम, फर्जी मैं कुट्टी हो गया, ये तीसरा ऑप्शन है। अब पहले दो ऑप्शंस में जो बोझ है सारा वो मुस्लिम लीग नून पे है, बिल्कुल है, ठीक है ना, क्योंकि जो बंदे उड़ जाएंगे परिंदे, फर्ज करें पीटीआई के परिंदों का शिकार हो रहा है इस वक्त, तो पीटीआई के 10 15 20 बंदे उड़ गए मतलब बीमार हो गया, कुछ हो गया, तादाद ही नहीं पहुंचे ही नहीं उस दिन वोट डालने, या इधर उधर हो गए, तो उनसे कोई कमिटमेंट तो होगी ना, तो वो कमिटमेंट कौन करेगा? वो कमिटमेंट करेंगे फिर मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ कि मजीद आप। मुझे ये बात लग रही है कि नवाज शरीफ साहब से इतनी कमिटमेंट कराई जा रही है कि आखिर में नवाज शरीफ साहब खुद स्पेशल सीट पे ना रहे हो, कहीं मखसूस सीट पे, क्योंकि ये सारा जो बोझ है ये तो नवाज शरीफ साहब पे ढल रहा है सर। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब के साथ इनके क्या मामला हो रहे हैं? उधर तो ये हो ना 20 सीटें 25 सीटें वो पीटीआई के साथ चल रही थी, और वो जीती हुई सीटें पीटीआई नहीं दे रही, पीटीआई अपनी जीती हुई सीटें नहीं दे रहे ना, उस पर मसला चल रहा है ना, जीती हुई पक्की सीटें मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम सीटें देने को तैयार है, लेकिन वो सीटें देंगे जहां हम हार गए थे। यानी इस कंडीशन पे आप आ जाएं कि जहां हम हार गए थे पीटीआई से वो सीटें ले दें, हम अपनी जीती हुई सीटें कैसे दे दें? जो पक्की सीट है मुस्लिम लीग नून की वो कैसे दें? मुझे बताएं ना, राजा रियाज को फैसलाबाद से सीट दे दें और राना सनाउल्लाह का ना दें, तो ये अच्छा, फिर जरदारी साहब भी हैं कि दरमियान में जो इधर से उधर वो भी कुछ चाहते हैं सर पंजाब में, वो क्या फीज़िबिलिल्लाह कर रहे हैं सारा काम। जरदारी साहब को भी चाहिए सीटें, सारा खेल तो जरदारी साहब में बना है। जरदारी देखें, इसमें नवाज शरीफ साहब तो पहले ही राजी नहीं थे, ये सारा जो है ये ज्वाइंट वेंचर है जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का था, बिल्कुल था, ये ज्वाइंट वेंचर है। अब इसमें और बाकी इत्तेहादी भी सारे साथ, लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि इसमें इमरान खान साहब, अच्छा फिर वो क्या नाम है अपना, राजा परवेज साहब स्पीकर जो है वो कह रहे हैं मैं इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा, मतलब वो उनके इख्तियार में है। अब ये फड्डा पड़ा हुआ सारा, इसमें जो असल एक और कहानी है बड़ी अजीब सी, वो सवाल है कि इमरान खान साहब बाजवा साहब के खिलाफ क्यों है? इमरान खान साहब बाजवा साहब के खिलाफ क्यों है? इमरान खान साहब 3-4 महीने पहले तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे रहे थे सर, याद है बिल्कुल सर। किसी ने इमरान खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन वैसी होने जा रही है, बेहतर यह कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डाल दें। अब वो बाजवा साहब को एक्सटेंशन कौन देने जा रहे थे? बाजवा साहब को एक्सटेंशन वो हमारे इंतहाई मोहतरम हामिद मीर साहब बार बार कह रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि वक्त आ गया कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब कौन को सच बताएं। वक्त आ गया कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब कौम को सच बताएं। चलें अब सच हम बता देते हैं थोड़ा सा। ये हुकूमत, ये सेटअप जब अरेंजमेंट बना, इन्होंने तय किया कि बाजवा साहब को हम एक्सटेंशन देंगे। अच्छा जी, ये भी जरदारी साहब का प्लान, ये भी जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, ये सबका था कि हम एक्सटेंशन देंगे इनको बाजवा साहब को। इमरान खान शुरू में वो नाराज,
ठीक है। उसके बाद जो मुज़ाकरात इधर उधर हुए दरमियान में आरिफ अलवी साहब के सर, तो ये तय हो गया कि उनको मिल रही है एक्सटेंशन, तो ये इमरान खान ने अपना भी हिस्सा डाल दिया उसमें, ट्रक की बत्ती। अच्छा, उन्होंने उन्होंने कहा कि जब हो ही रही है एक्सटेंशन तो मैं फार्मूला दे दूंगा, वो तो देने जा रहे हैं शहबाज शरीफ और जरदारी साहब। उन्होंने कहा मैं भी डाल देता हूं हिस्सा, और मैं डालता हूं कि उसको यहां तक इलेक्शन करवाएं, और फिर ये वो मुद्दत थी जिसमें उनकी एज के लिहाज से रिटायरमेंट वाला था प्लान सर। और उसके बाद फैसला आ जाएंगे। यहां मसला टक गया फैज साहब को आना है नहीं आना, वो कुछ और कह रही है मरकजी हुकूमत, इमरान खान को बाजवा साहब पे तो सब एग्री कर गए थे, बाजवा साहब की एक्सटेंशन। ये वो बात है जो वो नहीं बता रहे। अच्छा, अब बाजवा साहब के एहसानात सिर्फ परवेज इलाही साहब पे हैं, ये इमरान खान पे हैं? बात ये है कि बाजवा साहब फी सबिलिल्लाह तो नहीं लाए थे इनको। इशू ये देखें, मसला ये इन सब ने कमिट किया कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे, नवाज शरीफ और मौलाना के अलावा, नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब के अलावा तरदीद करना चाहें तरदीद करना। ये वो राज है जो ये बता नहीं, जिक्र हामिद मीर साहब कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं ना कि बताना पड़ेगा सच, वो सच। अच्छा, यहां पर इस्लामाबाद में हर बंदे को पता है, मीडिया पे बताने की हिम्मत नहीं हो रही कि ये कमिट कर किया था उन्होंने। वो टिकट लगाओ, लैन बनाओ, वो आते जा रहे थे इत्यादि एक्सटेंशन। अच्छा, आ गए एक्सटेंशन वजीर, ये मुझे खुद इनके लोगों ने बताया तो मैं पूछता रहा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर क्या है? ये मतलब है कि इमरान खान साहब उनको बुरा वाला क्यों कह रहे हैं? तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब पहले तो ये हो गया था मामला, फिर उन्होंने कहा ठीक है एक्सटेंशन। आखिर में पता चला कि वो भी ट्रक की बत्ती के पीछे, ये भी ट्रक की बत्ती के पीछे, वो सीनियरिटी वाला इशू आ गया और उसमें वो जो है सीनियरिटी के ऊपर हो गया सारा मामला। जरदारी साहब कुछ और चाह रहे थे, हुकूमत के कई वज़रा कुछ और चाह रहे थे। अब आप सोचेंगे इस्लामाबाद का क्या माहौल है? इनमें से अक्सरियत इस एस्टेब्लिशमेंट को जा ही नहीं रही थी, इस मौजूदा को। जी ठीक, ये तो नवाज शरीफ साहब का फैसला हुआ ना आखिर में जी। ये तो नहीं चाह रही थी, अक्सरियत नहीं चाह रही थी। अक्सरियत कुछ लोग थे जो नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल हार्ड कोर, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ लोग हार्ड कोर जो उनके साथ खड़े थे उनके मौके पे, वो कई लोग तो जो है वो उधर से। इशू ये है सारा क्योंकि सबके जहन में ये था कि एक्सटेंशन है आगे, इसीलिए समरियां आ रही हैं जा रही हैं, सारी कहानी चल रही थी ना। सही। अब इमरान खान साहब इसलिए नाराज हुए कि यार ये जो ट्रक की बत्ती थी, अच्छा ये ट्रक की बत्ती किसने दिखाई उन्हें कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन होने जा रही है? ये इमरान खान साहब के साथियों से मैंने पूछा, क्योंकि इमरान खान साहब के साथी तो कई ऐसे हैं ना जो बाजवा साहब के, देखिए ना असद उमर साहब हमारे इंतहाई करीबी मोहतरम, अब हर एक को पता है कि उनके फैमिली टर्म्स, वो मोहम्मद जुबैर साहब की वो शादी हुई घर की तकरीब में के बाद, बाजवा साहब बड़े करीब रहे हैं बहुत से लोगों के, और जब हुकूमत में रहे हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग तो सबके, परवेज खटक साहब हुए, सबके साथ हुई ना अंडरस्टैंडिंग, तो वो अब आरिफ अलवी साहब हैं बाकी। लेकिन इशू ये है कि वो इमरान खान साहब को गालिबन ये उनके जहन में था कि फैज साहब उस वक्त तक हो जाएंगे जब ये एज के हिसाब से रिटायर होंगे, तो फैज साहब ने कहा कि ठीक है आप भी डाल दें इसमें हिस्सा, इमरान खान साहब ने भी डाल दिया हिस्सा। अब सब ट्रक की बत्ती है, सब लगे हैं उसके पीछे। आखिर में पता चला एस्टैब्लिशमेंट ही चेंज हो गई, वो सीनियरिटी की बेस पे आ गई। अब यहां पर आके ये मामला फंस गया। वो कह रहे हैं कि इनका नाम लो, इमरान खान कह रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाओ, ना तो एक्सटेंशन वाला काम हुआ, ठीक है, और यहां ना जो है वो ये हुकूमत भी आ गई और मेरी हुकूमत भी चली गई, बीच के अंदर मुझे ट्रक की बत्ती। असल बात यह है कि इमरान खान को वो ट्रक की बत्ती किसने दिखाई थी कि जी आप एक्सटेंशन दें? एक्सटेंशन का फॉर्मूला दिया था ना उन्होंने कि मार्च अप्रैल तक कर लें एक्सटेंशन, 6 महीने की मैं देता हूं। वहां से इमरान खान ज्यादा नाराज है, लेकिन वो नाम नहीं ले रहे उस शख्सियत का। वो एक ट्रक की बत्ती थी। अच्छा, जब ये हो रहा था तो मैं तो इन लोगों से, जाहिर है कि सियासत है, सियासी मामला, तो हम तो इस पर ज्यादा बात नहीं करते रहे, लेकिन अब इशू ये है कि अब इसमें वो नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैंने आपसे कहा ना कि वो इतने, क्योंकि ये है तक पंजाब, जो पंजाब में जीत गया बस वो हो गया। अब पंजाब में यानी ये सूरत हाल बन गई है इस वक्त कि वहां पर परवेज इलाही, अच्छा फिर आगे फैमिली का इशू भी है, यानी मुनस इलाही साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे तो जो होना है, जो खानदानी सियासत चल रही है ना, तो हमजा शहबाज और मुनस इलाही एक म्यान में कितनी तलवारें। लेकिन आज परवेज इलाही साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात और की,
उन्होंने कहा मुझे अगली नस्ल का तो पता नहीं, लेकिन मुझे जो बहुत सियासी सूझबूझ नजर आती है वो मरीम नवाज साहिबा में नजर आती है। मतलब चाहे वो हमारे खिलाफ हैं, चाहे हमारे साथ हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने मतलब एक कहते हैं ना पेचा डाल उन्होंने डाल दिया। सवाल यह है कि इमरान खान जो है इस वक्त उन्होंने यह हर सूरत असेंबलियां तोड़वानी है, क्योंकि इसके ऊपर सारी वर्किंग हो चुकी है। इमरान खान साहब को यह भी पता है कि उनके बारे में परवेज इलाही क्या सोचते हैं, परवेज इलाही को पता है उनके बारे में क्या सोचते हैं। परवेज तो खुल के कह रहे हैं ना कि वो बीच में ऐसे लड़ाई हुई और ऐसे हुई, तो खुला टोला। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अब नाम लो तो देखते हैं, देखना मैं क्या करता हूं, पूरी पार्टी छोड़ दूंगा, इनके पीछे लगा दूंगा, कामिल अली आगा बोलते रहेंगे सारा दिन और ये। अब इमरान खान साहब की अगली जो तकरीर है, अभी मैंने शाम को पूछा कि ये कोयटा में जो खिताब है खान साहब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कर रहे हैं दोपहर को इनके रहनुमाओं से। शाम को पूछा, उन्होंने कहा खान साहब नहीं कर रहे। अच्छा, अब खान साहब अगर कल करेंगे, कोई गुफ्तगू तो करनी है ना, खान साहब तो एक्टिव है फुली, तो उसमें वो अगर अब नहीं लाते बाजवा साहब को जिक्र तो होगा, लोग कहेंगे कि बात मान ली परवेज इलाही साहब की। वो कहते हैं, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि हमने पहले तय किया था इनसे कि आप बाजवा साहब का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आखिरी मिनट पे उन्होंने आज उनको भी भड़का दिया। जब तक सूरज चांद रहेगा को उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने कह दिया ना कि पता भी नहीं चलेगा ये वो सारा। इमरान खान का अगला जो प्लान जो भी हो, वो बुज़दार साहब ही थे ना यकीन, वजीर आला, तो उन्होंने तो कहा ये तो बिल्कुल ही फारिग कर दिया। सवाल यह है कि अब एक खरबूजा है, छुरी गिरे, यूं गिरे, ऐसे गिरे, इसमें इस पूरे रौले में जो है वो ये जो पीडीएम की हुकूमत है जी। अब ये इनका भी तो सियासी सरमाया है ना, वो जो कहते हैं हमारा पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो गया, वो पॉलिटिकल कैपिटल मजीद खत्म हो गया, मजीद कॉम्प्रोमाइजेज हो रही हैं। देखें, वो लोग बहुत सारी जो कौमी असेंबली में उनसे वादा किए हुए नवाज शरीफ साहब ने टिकट का, या शहबाज शरीफ साहब ने किया हुआ है, फिर उसके बाद जो है वो सूबाई असेंबलियां भी और कौमी असेंबली उधर, फिर उसके बाद यहां पर अब पंजाब में अगर ये उथल पुथल होती है, मिसाल के तौर पे इसमें से पीटीआई निकल गई, ना तहरीक लाते हैं ना वो, मतलब कुछ भी नहीं करते, पीटीआई रिजाइन कर जाती है, ठीक है, पीटीआई रिजाइन कर गई। अब क्या होगा, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा। वो जो प्लान बी और सी दे रहे हैं इमरान खान कि 506 सीटों पे आप इलेक्शन करवा सकते हैं, वो 506 में से चले 10-20 टूट भी गए तो 490 या 400 के या 450 या इतनी सीटें तो बनती हैं ना, बनती हैं बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो एक पिक्चर हो गई। दूसरी पिक्चर ये है, जो असल पिक्चर, ये तो टक्की बत्ती है ना। दूसरा इशू एक और इससे ज्यादा अजीबोगरीब इशू है मुल्क का, और वही इशू है कि आज राइटर्स ये खबर दे रहा है जी कि आईएमएफ नॉट एक्सपेक्टेड टू डिस्कस श्रीलंका बिफोर ईयर एंड, यानी साल के आखिर तक। ये उनका आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड कैलेंडर है, जो आज के दिन का मैं आपको दिखा रहा हूं, तो उसमें श्रीलंका का नाम नहीं है। अगर हम उसको दिखा सकें, अगर हम उसको स्लाइड करके दिखा सकें, उसमें पाकिस्तान का नाम भी नहीं है, श्रीलंका का नाम भी नहीं है। अच्छा, ये श्रीलंका, ये इसमें और मुल्कों का नाम है, कीनिया का नाम है, इसमें आपको नजर आएगा यूक्रेन का चल रहा है, यूक्रेन का, कीनिया का, मुख्तलिफ तारीखों पे इस साल के खात्मे तक सर्बिया इन्होंने बात करनी है। लेकिन इसमें ये 20 दिसंबर को किससे बात होगी ये लिखा हुआ है, फिर उसके बाद किस तारीख को किस मुल्क के साथ बात होगी, वो सारे 21 तारीख को नाइजर, जॉर्जिया, जॉर्डन, ये आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसमें पाकिस्तान नहीं है ना, इसमें श्रीलंका है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि हम चले गए आगे, यानी हम चले गए कहीं जनवरी फरवरी तक, कहां गए हमें नहीं पता, ठीक है। हमारे पास ज़खायर रह गए 1 महीने के, या 1 महीने से भी कम 6.7 बिलियन ज़खायर हैं, और वो भी हमारे नहीं है, हमारे नहीं। अगर चले, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, अल्लाह ना करे सर। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं, देखिए होता क्या है, डिफॉल्ट ये है कि दिवालिया, मतलब मैं गया और मैंने किसी बैंक से ले लिए पैसे कि यार मुझे आप जरा 2 लाख रुपए कर्जा दे दें, 2 लाख रुपए, मैं बात 2 लाख रुपए कर्जा दे दें, और मैं ऐसा है कि आपको किस्तों में वापस करता रहूंगा। अब अगर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा जी 2 लाख रुपए आपने लिए, तो इस तरह से हर महीने आपने 5,000, मैं कहूंगा नहीं 5,000 नहीं, इसको 4,000 कर देंगे, किस्तों के ऑफर कर देंगे, मैं उस तरह करा के उनको देता रहूंगा। अब मैं 6 महीने किस्तें ना दूं तो 6 महीने में लेटर भेज देंगे, उसका 8 महीने बाद ना दूं एक और भेजेंगे, 10वें महीने वो आ जाएंगे कि भाई आपने ये सामान क्या है आपका, और उसके बाद वो मुझे दिवालिया जाहिर करना पड़ेगा अपने आप को।
अच्छा, दिवालिया जाहिर करने के बाद क्या वो मुझे बैंक दोबारा या वो या कोई दूसरा बैंक मुझे मुझे उधार देगा? करेगा, ठीक है, ब्रेक उस सूरत में देगा जब इंतहाई सख्त शराइत होंगी। हाँ। और इंतहाई मुश्किल से देगा। ठीक है, यही जो एक शख्स का मामला है, इसी को आप मुल्क पे ले जाएं। हाँ। आप कर्जा नहीं वापस कर पा रहे, उनकी किस्तें वापस नहीं कर पा रहे, आपके वो डॉलर्स कम हो रहे हैं। पाकिस्तान की बात बिल्कुल नहीं, मैं वो बता रहा हूं जो सूरत हाल श्रीलंका में ठीक है पैदा हुई थी। कैसे एक टैंकर आया ऑयल लेके, उसको उन्होंने कहा डॉलर नहीं है हमारे पास। सर, टैंकर खड़ा हुआ, डॉलर नहीं है, मुल्क को पता चला कि हम डिफॉल्ट कर। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आके बात करते हैं मजीद इस मामले पर आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक, यहां पर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, परवेज इलाही साहब एक और भी शिकायत करते हुए हमें नजर आए, कह रहे हैं कि मोनस इलाही साहब को खान साहब अपने पास नहीं बिठाते। ये मोनस इलाही साहब ये दरमियान में जब से हुकूमत का हिस्सा बने हैं तो मोनस इलाही साहब तो मतलब एक तरह से पीटीआई के अंदर वो आ गए हैं। वो इमरान खान साहब से बहुत मुतासिर है सर, और इमरान खान साहब उनसे अगली सोच ना आने तक मुतासिर है जी। अच्छा, अब इशू ये है कि जो परवेज इलाही साहब ने भी बात की, इशू है अगली नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट की लड़ाई हो रही है ना, बल्कि जनरेशन नेक्स्ट से नेक्स्ट की लड़ाई हो रही है। मतलब अगली 3 नस्लों में किसने क्या लेना है पाकिस्तान में, ठीक है, उसकी जंग हो रही है सिंध से लेके और गिलगित बल्तिस्तान तक। उसमें मसला ये है कि जो चौधरी साले के हैं वो जरा धीमी तबीयत के हैं, परवेज जो मोनस इलाही हैं वो जरा थोड़े से स्मार्ट कह लें पॉलिटिक्स में या ज्यादा उनका, वो अपने आप को देखते हैं कि मैं उधर से हमजा और उधर से बाकी जो लोग हैं, मेरी अगर जगह बनती है तो इमरान खान साहब के साथ बनती है, खासतौर पे यूथ और जलसे और जो सारे मामला जी। और वो, लेकिन इशू ये है कि साथ ही वो अब देखें ना, वो अपने मतलब वो शुजात साहब से नहीं इतना मिल रहा है। शुजात साहब की तबीयत खराब है, उनकी अभी अयादत के लिए गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं, जरदारी साहब भी गए, उनकी तबीयत खराब है। वो तभी लड़से से अल्लाह ताला से दे शुजात साहब। मुनस इलाही साहब उनसे नहीं मिलते, इमरान खान से मिलते हैं, रोज मिलते हैं, उनसे नहीं मिलते शुजात साहब से। ये पावर जो है ये भी एक अपनी जगह पर इक़्तिदार भी अजब चीज है। और इसमें जो है वो इशू ये है कि अब शुजात साहब इसमें क्या करेंगे। अच्छा, आप एक अभी तक जब ये प्रोग्राम जा रहा है कहीं नवाज शरीफ साहब नहीं है दरमियान में। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात और उसमें असेंबली ना तोड़ने का टास्क उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, उनको नवाज शरीफ साहब कहीं नहीं है दरमियान में। जब मुझे इंतजार है कि नवाज शरीफ साहब की क्या हिकमत अमली होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या नवाज शरीफ साहब ये कमिट करते हैं कि अच्छा जी परवेज इलाही साहब को मैं वापस ला रहा हूं, तो फिर परवेज इलाही साहब को क्या देंगे? फिर दुआए खैर होगी, फिर मिठाई के डब्बे खुलेंगे रात को। और अब उनको पता है कि उधर के रास्ते तो बंद हो गए, पहले तो दूर है, तब तो रास्ते बंद हो गए उधर के पीटीआई के। तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो, यानी अब मैंने कहा ना, फिर वो खरबूजा आ जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो उधर जाते हैं या इधर आते हैं। उधर मतलब अब जरदारी साहब पहुंचे हुए हैं शुजात साहब से मिलने। शुजात साहब कह रहे हैं मैं क्या ऑफर करूं, मैं की कमा परवेज नू 13 जमातें ऑलरेडी 13 जमा में। तो जरदारी साहब कहते हैं कि तू कुछ कहते सही ना तू गलत कर तारिक चीमा साहब और उनको। अब मसला ये है कि परवेज इलाही साहब के पास क्या लेके जाएं, मतलब कोई चीज ऐसी हो जो इमरान खान से बड़ा कोई फार्मूला हो ना जी। तो अब मसला ये है कि परवेज इलाही साहब, एक अंदेशा ये भी है परवेज इलाही साहब को कि माजी में भी बड़े वादे हुए हैं, नवाज शरीफ मैं आपसे जो बात पहले कर रहा था वो मैं बात कर रहा हूं कि ये रियासत के इशू है ही नहीं। हाँ। ये हंगर गेम्स हैं। अब इसमें जो भी जीते जैसे हो, हमारी हम तो देखते रहेंगे ना हालात कैसे जा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं कि असल मामला कुछ और है। असल मामला ये कि 1 महीने के ज़खायर रह गए आपके पास। आपके जो बाहर के मुमालिक हैं वो रुक गए हैं, फिर अदम इस्तेकाम पैदा हो गई। यहां पे पाकिस्तान में किसकी हुकूमत आती है, किसकी हुकूमत नहीं आती, कौन सी रहती है, कौन सी गिरती है, कौन से वजीर खजाना होते हैं, क्या होते हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही। और उसमें आप ये देखें कि जो मैंने आपसे बात की ना, श्रीलंका में भी कोई ऐलान नहीं हो रहे थे। अल्लाह ना करे हम डिफॉल्ट नहीं होंगे इंशाल्लाह, लेकिन श्रीलंका में भी पहले ऐलान नहीं हो रहे थे। वहां पर भी वो ऑयल का आ गया एक टैंकर, और पानी में खड़ा था, उसने कहा ठहर जाओ पहले मैं कैश पे करूं। उन्होंने कहा डॉलर तो खत्म हो गए, उन्होंने कहा डॉलर खत्म हो गए, वापस चला गया। ओ हंगामा, लाइनें लग गई। देखिए इस तरह ये डिफॉल्ट, इस तरह हुआ है श्रीलंका डिफॉल्ट। और आज के दिन तक
ये रॉयटर्स जो कह रहा है कि जी हमने अच्छा, ये 1 सितंबर को आईएमएफ ने क्या कहा था, अभी नोट करें, 1 सितंबर को आईएमएफ ने कहा था, जो थर्ड स्लाइड है, कि स्टाफ रीची स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ऑन एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट विद श्रीलंका। वो राजापक्सा की हुकूमत गिर गई, लोग निकल गए सड़कों पे, 2.9 बिलियन उनको चाहिए, और 2.9 बिलियन उनको चाहिए, और जाहिर है कुछ चाइना का क्रेडिट है उनके पास, कुछ उन्होंने लिया हुआ है इंडिया से, कुछ बाकी, लेकिन आईएमएफ अपनी जगह रुका हुआ है कि आप इस्तेलात करें। और वहां पर हंगामी ये फूड प्रोग्राम और इसके तहत तो चीजें पहुंच रही हैं, लेकिन आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल ही नहीं हो रहा, साल होने को आ गया। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि हम डिफॉल्ट अल्लाह ना करें, हो अल्लाह ना करें, लेकिन होता कि ये इसी तरह से है, बिल्कुल मैंने बताया ना कि मुल्क, यानी मैंने उधार लिया किसी से और मैंने उससे कहा कि यार मैंने पैसे आपको मैं किस्तों पे दूंगा, और मैं किस्तें 2-3 मिस कर सकता हूं ना, मैं कितनी किस्तें मिस करूंगा, और उसके बाद क्या होगा कि खुदा ना मुल्क डिफॉल्ट हो गए हैं, बहुत से मुल्क डिफॉल्ट हुए हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए फिर कर्जा लेना मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं एक मिनट ठहर जाओ, मुल्क के अंदर आपने चीजें गिरवी रखी हैं तो बाहर से लोग तो नहीं उठाते ना वो चीजें, लेकिन आपकी बाहर की प्रॉपर्टीज इंटरनेशनल कोर्ट में लोग चैलेंज कर देते हैं, ये इसकी इमारत है, ये उसकी इमारत है, ये श्रीलंका की प्रॉपर्टी है, ये हमारे वाले की जाएगी, हम ये कर, तो एक अच्छा खासा एक बहुत बड़ा क्राइसिस होता है अद्वियात कम। आपने अगर आपको 1 बिलियन तो आपने उनको देने हैं जो बाहर की कंपनी है, जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान बनने से पहले आपने लिखा भी है, मतलब आपकी जो आईबीएम है और टेलीनॉर है और बैंक ऑफ टोक्यो है, और जनाब इसमें जो पुरानी पाकिस्तान बनने से पहले की कंपनी सिटी बैंक है, 1 बिलियन तो उनको देना है। फिर इससे पे एक बात, आपने 25 मिलियन उनके हवाले करने हैं जो आपके पास एयरलाइंस हैं, मतलब टर्किश एयरलाइन आपसे कह चुकी है कि डॉलर्स में पे कर रहे हैं ना, वो कह चुके हैं कि हमने टिकट आपको दे दिए भाई, और फ्लाइट्स किसी ने रोक ली, एमिरेट्स ने, वो तो अभी क्रेडिट पे देते जा रहे हैं ना आपको। सही हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक वो इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको वापस करें, ताकि उनके मुल्कों में भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एयरलाइंस को भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने टिकट लोग फ्लाई कर गए हैं और फ्लाई करके पैसे नहीं दिए उनको। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, पीडीएम की बहुत सारी शख्सियात की जानिब से कहा गया कि अगर परवेज इलाही साहब वापस आते हैं तो पीडीएम मुशावरत करके उनको कबूल कर सकती है, और आज चौधरी सालिक हुसैन साहब ने कहा कि पीडीएम कोई चीज नहीं है। पीडीएम जो है, पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं है, बिल्कुल एमकेएम भी नहीं है, बहुत से हुकूमत में जो इत्तेहादी हैं वो पीडीएम में नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि ये खबर कैसे, पीडीएम तो कोई, मतलब पीडीएम कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे ना, मतलब मौलाना साहब की पार्टी पीडीएम में है तो, या मुस्लिम लीग नून पीडीएम में है, मतलब वो जमातें जो पीडीएम में हैं उनको ज्वाइन करके पीडीएम में जाएंगे ना, तो वो फिर क्या मतलब चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करेंगे, ये तो मुझे नजर नहीं आती चीज। सुबह जो है वो स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आ रही है, यानी सफ्तान खान भी पैरालाइज हो जाएंगे, यानी वो काम नहीं कर सकेंगे, यानी चंद रोज आगे। इमरान खान साहब, मैंने जो कल भी बात की थी, इमरान खान इसको लड़ेंगे, इमरान खान लड़ेंगे और वो लड़ेंगे आखिरी मरहले तक, और वो बात किसी की नहीं सुनेंगे। उन्होंने ये सारी मफाहमत साइड पे फेंक दी ना उठा के, उनको डराया भी कि आगे पीछे ये फंड्स होंगे, ये होंगे। वो कहते हैं नहीं, अगर ये इस तारीख को 23 तारीख को असेंबली डिसॉल्व होती हैं तो ठीक 90 दिन के बाद वो 23 मार्च आ जाती है, उससे पहले रमजान, जाहिर है कि आगे पीछे रमजान भी से शुरू हो रहा है, वो कह रहे हैं ये इलेक्शन होगा। और जो फिर मैंने आपको बताया कि हमारे सारे अकाबरीन वहां इसी दौरान 1 महीने के ज़खायर रह गए। अब यहां पर जो क्राइसिस पैदा हो रहा है, अल्लाह ना करे हम डिफॉल्ट हों, मैं वो बात कर रहा हूं जो बात श्रीलंका वालों को पता चली थी, उनके वुज़रा भी, वो राजापक्सा जो भाग गया मुल्क छोड़ के, जो लोग, वो भी हम कुछ नहीं होगा, वो तो जब अब सोचें पेट्रोल रुक गया, लाइनें लगी हुई, मीलों मील राशन शुरू हो गई, खाना पे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपके सिक्योरिटी के इश्यूज देखिए, रोज शहादतें हो रही हैं, रोज आपको खबर आ रही है अफगानिस्तान से, ये हुआ वहां से, क्योंकि तवज्जो सारी मरकूज हो गई है हमारे अकाबरीन की ये सियासी जोड़ तोड़ में। इसका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम से, कोई भी ताल्लुक है ही नहीं इसका। पहली प्रायोरिटी ये है कि मुल्क तो चले ना आगे, भाई मुल्क आगे चले, इकोनॉमी चले किसी तरह से, तो फिर इलेक्शन होंगे ना। अब मुझे बताएं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसी दौर में, इन्हीं दिनों में, और बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है इस पे, जोड़ तोड़ ऐसे मुफ्त में तो नहीं हो रही ना। अभी जोड़ तोड़ में जो करोड़ों या अरबों रुपया, करोड़ों या अरबों, ठीक है, और वो जो हो रहा है वो मतलब है कि मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी दिया जा रहा है,
कि जी हमने पाकिस्तान में तो लेना नहीं, ले जाना मसला हो जाएगा, ऐसा है कि मैं फलाने यूरोपीय मुल्क में अपने अकाउंट से उधर शिफ्ट कर दो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर तो हमने बतौर पाकिस्तानी और बतौर रियासत थोड़ा सा हम ये देखें कि हम इस वक्त सिचुएशन क्या है, और फिर हमारे अकाबरीन बैठें और फिर बैठ के ये मामलात को हल करें, वरना हमारे पास वक्त जो है ना वो एक बड़ी पता भी नहीं चलता। ये आने वाले हालात जो हैं इसमें सोशल अनरेस्ट, जराइम, रोज सुबह उठते हैं खबर आई होती है कत्ल हो गए, ये हो गया, वो बेरोजगारी, माशी सूरत हाल ये खराब हो रही है, और ये हम मुतहम्मिल ही नहीं, हम होंगे तो फिर सियासत होगी ना सर। तो और वो उसमें जब लोग देखते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए के सौदे हो रहे हैं, ये हो रहा है, लोग टूट रहे हैं, ये तो लोग और बेजार होते हैं। इसीलिए हमारे अकाबरीन को पहले ये जरा माशी मामलात और सिक्योरिटी के मामलात को देखना चाहिए, रीजनल मामलात को। बाकी उसके बाद कौन इधर से उधर गया, कौन इधर से उधर टूट के चला गया, किसने क्या किया, वो हंगर गेम पाओगे चलते रहे 75 साल से आगे भी चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, दुनिया के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।